क्या आप भी हाफ ईयरली एग्जाम देकर आए हो और बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, आपको पेपर नहीं समझ में आ रहा था, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे और आप ये अब सोच रहे हो कि अब तो एग्जाम देने में जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10 का, अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, कैसे आप कवर करोगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे पढ़ाई करे और कैसे वो करे कि वो सारे चैप्टर को मैनेज कर पाए। तो देखो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है और इस सीरीज में आपको क्या करना है, साइंस के जितने भी चैप्टर है ना, हर चैप्टर से कम 40 से 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी एमसीक्यू, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर भी आपके एमसीक्यूज हैं एंड जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज है वो भी मैंने इसमें कलेक्ट करा है। और अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो साइंस में अच्छा मार्क्स करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो सबसे पहले चीज क्या है, पहले आपको क्या करना है ना, पहले चीज सोचनी है कि शॉर्ट टाइम में कैसे आप अच्छे मार्क्स कर सकते हो। तो देखो इसके लिए क्या करना है कि अगर मान लो 20 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर 20 मार्क्स आपका फिक्स हो जाए, अगर मान लो 20 नहीं आया तो 70-18 तो आप एस्टिमेट लेकर चलो कि 70 से 80 नंबर तो आप सही करोगे। एंड स्कूल के साइड से जो नंबर मिलते हैं 20 मार्क्स मिलते हैं, मान लो उसमें से 17 या 18 आपके हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप मान लो 36-37 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे कि आपके इतने नंबर आएंगे। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज का, ये हमारा पहला वीडियो होगा और ये हमारे चैप्टर होंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, जो कि पार्ट आपका फर्स्ट होगा। एंड आपके 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के भी आपके एमसीक्यूज होंगे। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये हूं मैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड ये याद रखना जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखना और लास्ट में मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन से, आप वहां से डाउनलोड कर लेना ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में इजी हो, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के टाइम में इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो नहीं होता है। तो सबसे पहले समझो आप कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और मिलके क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट आपका बनाते हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो न्यू प्रोडक्ट होगा ना, ये क्या होगा, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपका बनेगा, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना ये आपके न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है, देखो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, जैसे मान लो कि आपके पास मैग्नीशियम है प्लस आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो सबसे पहले हमें बैलेंस कर लेना होता है क्योंकि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आपका न्यू प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला हम ऑप्शन देखते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। पहला कहा जा रहा है क्या आपके पुराने वाले जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो टूट के एक न्यू बॉन्ड्स बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नए सब्सटेंस आपके बन रहे हैं, यानी इधर वाला जो चीजें बन रहा है क्या इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तीसरा ऑप्शन है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी कहा जा रहा है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, ये वाले सारे न्यू प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, क्या इनमें जो एलिमेंट के एटम है क्या वो चेंज होते हैं। तो नीचे आप एग्जांपल से यहाँ पे समझो, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा गया कि जैसे ये अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम है आपका, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो क्या यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम के, यहाँ पर जो थे क्या यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे तो सेम है, ठीक है, यानी आपके जो एलिमेंट्स है ये तो चेंज नहीं हुए हैं, यानी एटम आपके चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तीसरा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, क्या जो न्यू प्रोडक्ट आपके बनते हैं यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही बात है कि न्यू आपके केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, फिर उनके प्रॉपर्टीज भी आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है न्यू प्रोडक्ट में। जो सी है आपका ये नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं ना वो न्यू प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, वो क्या रहते हैं आपके, सेम रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले समझो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ और ये रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ क्या करेगा, हीट भी रिलीज करेगा। क्या करेगा, हीट रिलीज कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। अब साथ में समझ लेते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है। मान लो कोई भी चीजें क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है आपके, ठीक है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, वो न्यू प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एंड देखो एक्सो से समझ में आना चाहिए, एक्सो का मतलब रिलीज होना, यानी हीट रिलीज होगा, एंडो मतलब अंदर, मतलब यहाँ पर हीट क्या हो रहा है आपका, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, एंड दूसरा है एवोपरेशन ऑफ अ वाटर, दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। सो पहला यहाँ पर ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तीसरा है एवोपरेशन ऑफ वाटर या सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फोर। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर वाटर, यानी मान लो आपके पास क्विकलाइन है यानी CaO है, अगर ये रिएक्ट किसके साथ किया, H2 के साथ किया, H2O के साथ किया, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड साथ में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर हीट रिलीज होगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो ये तो समझ में आएगा, अगर हीट रिलीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एंड CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड आप कह सकते हो, ये क्विकलाइन का फॉर्मूला है, एंड ये जो बना आपका CaOH2 ये आपका स्लैकलाइन का है, ठीक है। फिर एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर को अगर आप एवोपरेट करते हैं तो वहां पर आपका हीट रिलीज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अगर मान लो आप एसिड है, ठीक है, एसिड के साथ अगर आप वाटर को क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, जब एसिड के साथ वाटर करोगे तो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट होगा साथ में क्या होता है आपका, हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। फिर है सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फोर, कैम्फोर का मतलब होता है बेटा कपूर, ठीक है। क्या ये जो कपूर होता है ये डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस के फॉर्म में जाता है, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फोर। तो यहाँ पर भी हीट का कोई रोल नहीं है। तो देखो ऑप्शन इसमें दो ही आपके सही जा रहे हैं, पहला यानी आपका वाटर और क्विकलाइम अगर रिएक्ट करेंगे तो हीट रिलीज होगा, एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड में भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं, देखो तीसरा जो क्वेश्चन है ये है कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जॉर्ब्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी ये यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो आपके पास क्या है, एक अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो आपके पास एक कंटेनर है एंड इसमें क्या है आपका CuSO4 है, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट है आपका। इस कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन था, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन, एंड इसमें हमने क्या मिला दिया, जिंक मेटल मिला दिया। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट में अगर जिंक आप मिलाओगे, यानी अगर मान लो CuSO4 अगर मैं रिएक्शन लिखूं, आप प्लस आप क्या करते हो यहाँ पर Zm, ठीक है, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZmSO4 प्लस आपका सी। मतलब यहाँ पर ये जो आप जिंक देख रहे हो ये क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जो Zn था वो क्या करेगा, सल्फेट के साथ मिलके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि जिंक से कॉपर क्या था आपका, ये लेस रिएक्टिव था। क्या था, ये लेस रिएक्टिव था, यानी मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना जिंक सल्फेट, ये जो जिंक सल्फेट का आपका सॉल्यूशन होगा ये कैसा होता है, ये आपका कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन था ब्लू, कलरलेस, डर्टी ग्रीन या रेडिश ब्राउन, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सही बी जाएगा। यानी आपका जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप कहोगे कि जो कॉपर सल्फेट था ये 30 मिनट बाद जैसे हम जिंक मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन क्या बन गया है, जिंक सल्फेट बन गया, और जिंक सल्फेट का कलर आपका कलरलेस ही रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपका आयरन ऑक्साइड है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और साथ में आपका आयरन क्या हो गया, अलग हो गया।
तो यहाँ पर आप देखो कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या किया, यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी एल्यूमिनियम जो है आपका आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव है, इसलिए आपका आयरन क्या हो गया, अलग हो गया, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्ट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है कि ये कौन से रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, या आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले समझो कॉम्बिनेशन में होता क्या है। देखो कॉम्बिनेशन में ना, अगर आपका मान लो दो सब्सटेंस है या दो से अधिक है, ये मिलके क्या बना लेते हैं, एक बन जाते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई भी एक आपका सब्सटेंस होगा, ठीक है, और ये टूट कर क्या बनेगा, ए और बी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ए और आपके बी होते हैं और आपका क्या होता है, सी होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सी होगा वो रिएक्ट करके आपका बना लेगा बी के साथ, और आपका ए जो होगा अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर ए क्या है आपका, लेस रिएक्टिव हो गया, और यहाँ पर जो आपका सी था वो ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये बी के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, ऐसी बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मान लो ए बी प्लस आपका सी और डी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए और डी साथ आ जाएंगे, ठीक है, और बी और आपका सी जो होगा ये साथ आ जाएगा। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, यानी दो बार जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम क्या किया है, एक ही बार आपका डिस्प्लेस किसको कर रहा है, बस आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया। यानी ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। 5 आपका जो क्वेश्चन है ये आप ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 बीकर लेवल एज अ ए बी सी, यानी आपके पास 3 बीकर है, 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी ये ए बीकर है, ये आपका बी बीकर है, और ये आपका सी बीकर है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि यहाँ पर जो वाटर है तीनों बीकर में ये कितने हैं, 25 ml है, एंड इसमें भी आपका 25 ml है, एंड नेक्स्ट 25 ml ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट है, आपको बोला जा रहा है कि a small amount of NaOH and hydrogen CuSO4 and NaCl are added the beaker A, B, C। ठीक है, यानी जो आपके ए में है, दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ। देखो जो पहला बीकर है ना, इसमें आपका NaOH है, यानी आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, दूसरे बीकर में क्या है आपका, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, एंड तीसरे में आपका क्या है, NaCl है। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट समझो आप। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्ड इन अ बीकर ए और बी। कहा गया कि जो ए और बी आपका कंटेनर है, इनमें जो सॉल्यूशन है इनका टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया इन दोनों का। ठीक है, एंड वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर सॉल्यूशन फॉल्स, और जो बीकर सी में जो सॉल्यूशन है इनका टेम्परेचर क्या हो गया आपका, कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी आपको सिंपल सा समझना है कि ये जो पहला बीकर था और ये जो दूसरा बीकर है, इनमें आपका NaOH सॉल्यूशन है, इसमें CuSO4 है, लेकिन इन दोनों का कंटेनर का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है, एंड इसमें आपका कम हो रहा है। एंड अभी मैंने आपको ऊपर वाले स्लाइड में बताया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या हो रहा है, आपका हीट आपका एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आपका ए और बी कंटेनर में हीट आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पर हीट आपके निकल रहे हैं एंड इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसके कारण इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला देखो क्या है कि इन अ बीकर ए बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, क्या ए बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन है कि ए बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या ए और बी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, क्या ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तीसरा है अ बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, क्या बीकर सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिल रहा है।
अगर एक्सोथर्मिक होता तो ऑब्वियसली हीट इसका भी बढ़ता है, बट इसका हीट आपका कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यह आपका चौथा आपका ये वाला करेक्ट आपका ऑप्शन है कि बीकर सी जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और आपका करेक्ट ऑप्शन ए है पहला, ठीक है। यानी ए और बी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो पहला और चौथा आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन का। देखो सिक्स क्वेश्चन ध्यान से समझना आप। A dilute of ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing a acidified permanganate solution। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपका क्या है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें क्या है, आपका एक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है ये, परमैंगनेट सॉल्यूशन है। क्या है, KMnO4, ठीक है, KMnO4 है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एक सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन का नाम क्या है, वो सॉल्यूशन है आपका फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, यानी FeSO4, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि जैसे FeSO4 इसमें मिलाया गया KMnO4 में, तो यहाँ पर क्या है कि द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेडेड एंड फाइनली डिसअपियर। यानी आपको पता है कि ये जो KMnO4 होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, आपका पर्पल होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। तो जैसे ही इसमें आपका फेरस सल्फेट मिला, तो ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हो, ये अंदर जो भी आप पर्पल कलर देख रहे हो, ये कैसा हो जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द ऑब्जर्वेशन। और बोला जा रहा है इसमें करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज FeSO4। क्या KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है और ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया। या बी ऑप्शन है आपका कि जो फेरस सल्फेट है एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या फेरस सल्फेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है और ये KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। या चौथा है कि द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कलर आपका ये डिसअपियर हो गया। या डी ऑप्शन है कि KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 एंड कलरलेस कंपाउंड। एंड FeSO4 के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, कंपाउंड को डिकम्पोज कर देगा और कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा। देखो तो पहले मैं बता दूं कि जो KMnO4 होता है ना, KMnO4 ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, रिलेटिवली आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है और ये FeSO4 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe2SO4 यानी फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। यानी इनमें से कौन से केमिकल रिएक्शन में आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। तो देखो यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, बट समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो न्यू प्रोडक्ट बनता है ना, ये इसके अकॉर्डिंग इंटायरली ये डिफरेंट होता है और यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोबारा इस वाले फॉर्म में क्या नहीं हो सकता है, रिवर्स भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी एक बार जो बन गया यहाँ पर वो आपका अब फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। आप जो खाना खाते हो आपके स्टमक में जाता है, तो वहां पे जब डाइजेशन हो जाता है तो वहां पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, केमिकली प्रोसेस होता है, यानी केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का आपका है एक प्रोसेस। दूसरा है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता है कि रेस्पिरेशन जब हम खाना खाते हैं तो जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। एंड दूसरा है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। यानी आप क्या करते हो, मान लो आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, देखो ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बस ऐसे समझ लेना। एक क्या है हमारे पास, कैंडल है, ठीक है, और इस कैंडल में से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। देखो कैंडल में ना फिजिकल प्रोसेस भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और आपको केमिकल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले अगर मान लो अगर ये जो कैंडल है, अगर इसके जो वैक्स होते हैं अगर ये मेल्ट होके नीचे गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन अगर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, लेकिन जो कैंडल वैक्स क्या हो गया, बर्न हो गया, क्या हो गया, बर्न हो गया, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है।
तो यहाँ पर था सी ऑप्शन कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। अगर आप कैंडल को हीट करते हो तो जो उसके वैक्स बर्न हो जाते हैं वो क्या है, केमिकल चेंज है। बट जो डी ऑप्शन है कि मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, अगर आपके जो कैंडल वैक्स हीट होते हैं यानी मेल्ट होते हैं, फिर से दोबारा से उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। यानी डी क्या है, एक आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ अ लेड नाइट्रेट। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है किसका, लेड नाइट्रेट का। क्या है आपके पास, लेड नाइट्रेट है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विद। यानी अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, इससे अगर आप हटा दो तो यहाँ पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझो। तो यहाँ पर कहा गया कि मान लो आपके पास क्या है, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट है। अब यहाँ पर हम क्या ऐसा यहाँ पर हम रिएक्ट कराएंगे कि मुझे जो मिलेगा एक येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, हमें कैसा मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है पोटेशियम सल्फाइड और चौथा है आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, पोटेशियम आयोडाइड अगर हम क्या करते हैं, सॉरी, अगर हम क्या करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम आयोडाइड को हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा लेड आयोडाइड के साथ साथ हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि लेड आयोडाइड जो आपको मिला, दिस इज अ येलो प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है आपके, येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, लेड आयोडाइड, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका है सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है ये, तो बोल रहा है कि व्हाट इज एक्स इन द रिएक्शन, ठीक है, यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्ट किया H2O से यानी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और साथ में यहाँ पर बताना है कि कौन सा गैस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है Al, दूसरा है H2, तीसरा है O3 और चौथा है AlH3, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर आप एल्यूमिनियम और वाटर रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ कौन सा गैस बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ आयरन फिलिंग। अगर मान लो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है, HCl है आपके पास, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसको आप क्या करते हो, आप आयरन के साथ क्या करते हो, रिएक्ट कराते हो, तो यहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हम आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर FeCl2 प्लस में आपको मिलेगा H2, यानी ये क्या है आपका आयरन क्लोराइड है। क्या है, आयरन क्लोराइड, यानी रिएक्ट कराने के बाद आपको आयरन क्लोराइड मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, दूसरा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस, तीसरा है नो रिएक्शन और चौथा है कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी जब क्लोरीन और आयरन रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और साथ में आपका आयरन क्लोराइड भी प्रोड्यूस होता है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से MCQ समझ में आए होंगे। देखो मैं चाहती तो मैं कम टाइम में आपको ये वीडियो खत्म कर सकती थी सिर्फ ऑप्शंस आपको करा के, बट यहाँ पर अगर आप MCQs के साथ साथ आप उस टॉपिक को समझते चलेंगे तो आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, साथ में टॉपिक भी आपके क्लियर होते जाएंगे और आप ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। और ये करने से ना आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप चीजों को समझ के याद करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे।